हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 और इसके लिए इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर 2 में क्या क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए उसके बारे में देखते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो बहुपद पर आधारित है। तो बहुपद किसे कहा जाता है ये हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि जिसके बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। इसका हमने व्यापक रूप मानक रूप भी किया था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है, a0 x की n, a1 x की n माइनस 1, a2 x की n माइनस 2, इस प्रकार से an। ये क्या चल रहा है, ये हमारा व्यापक रूप चल रहा है या मानक रूप चल रहा है किसी भी बहुपद के लिए। इसमें से कुछ बातें रिकॉल करते हैं। ये जो इसकी संख्याएं चल रही हैं a0, a1, a2 और इसी प्रकार से an, ये सब की सब कैसी होती हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर जो चर संख्या है, इस मानक रूप में हमने जो चर संख्या लिखी है यानी जो अज्ञात राशि है, जिस राशि का हमें पता नहीं है उसे हम चर संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे चर संख्या क्या चल रही है, इसके अंदर x जो है वो चर संख्या चल रही है। हम किसी बहुपद की घात किसको लेकर चलते हैं, जो भी x की यानी जो हमारे पास ये चर संख्या चल रही है इसकी जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। बहुपद की घात कौन सी होगी, जो यहाँ चर संख्याएं चल रही हैं उन चर संख्याओं पर जो सबसे बड़ी घात है उसको हम क्या कहेंगे कि वो बहुपद की घात है। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, चर संख्या के साथ जो ये वास्तविक संख्याएं चल रही हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये वास्तविक संख्याएं किसी भी पद के लिए गुणांक हैं। इन्हें हम क्या कहकर बुलाते हैं, ये इनके गुणांक हैं। जैसे x की n के लिए a0 गुणांक है, x की n-1 के लिए a1 जो है वो गुणांक है। गुणांक यानी गुना वाला अंक। ये संख्याएं हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में 9th क्लास में भी। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो 10th में है ये चैप्टर चल रहा है, तो अपनी पुरानी बातों को भी रिकॉल करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। जो भी हमारे पास चर संख्या चल रही है, हम बहुपद को एक चर संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास बहुपद की पहचान, आपको याद होगा हमने 9th में भी किया था कि किसी चीज के बहुपद होने या ना होने की क्या पहचान है। अगर जो हमारे पास ये x चल रहे हैं यानी जो चर संख्या है, चर संख्या की घात के ऊपर कंडीशंस हैं कि वो घात क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि या तो वो 0 होगी या फिर वो धनात्मक पूर्णांक होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है। ना तो वो दशमलव में है, ना ही उसमें कोई वर्गमूल का निशान है, या वो माइनस के साइन में भी नहीं है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। घात के ऊपर कंडीशन है चर संख्या की कि वो 0 या फिर कोई पूरा अंक हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो जो हमने इसके लिए कुछ उदाहरण ले लिए, अगर हम कह रहे हैं रैखिक, रैखिक में हम क्या कहते हैं, जिसकी घात 1 है। जिस बहुपद की घात 1 है वो क्या है, रैखिक बहुपद है। जिसकी घात 2 है वो हमारे पास द्विघाती है, और जिसकी घात 3 है वो जो है वो त्रिघाती बहुपद है। हम इनके लिए उदाहरण ले लें, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती के लिए। तो जैसे हमने लिखा 2x प्लस वर्गमूल 3, x के ऊपर ना तो कोई माइनस की संख्या है, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 में से यहाँ 1 दिया गया है, तो ये हमारे पास चर संख्या की घात ठीक है। बाकी हमारे पास जो संख्या चली है उसकी उच्चतम घात भी क्या है, 1 है, इसलिए किसके अंदर आ जाता है, रैखिक बहुपद के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया है वर्गमूल 2 u स्क्वायर जमा में 7। अब यहाँ पे चर संख्या u है, तो जरूरी नहीं है कि चर संख्या x होगी, वो y भी हो सकती है, वो s u v t कुछ भी हो सकती है। चर संख्या मतलब कोई भी अज्ञात राशि। और वर्गमूल 2 तो वर्गमूल 2 है, 7 तो 7 है, सिर्फ इसमें अज्ञात क्या है, u यहाँ पर अज्ञात है, तो किसी भी अज्ञात राशि के लिए हो सकता है। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, ये द्विघाती बहुपद का उदाहरण हो गया। इसी तरह से हम त्रिघाती का उदाहरण ले सकते हैं।
कोई भी हमारे पास हो सकता है, हमने ये एक उदाहरण ले लिया। अब इसको लिखने के भी दो तरीके हैं, हम इसको चाहें तो ऐसे ही लिख दें, या फिर जो टर्म इसमें मिसिंग है, जैसे y की घात 3, y की घात 2, अब इसमें y नहीं है तो 0 की मदद से हम y को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसे भी हम त्रिघाती मानेंगे और इसे भी त्रिघाती मानेंगे, क्योंकि यहाँ गुणांक क्या चल रहा है, 0। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें तुलना करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या नहीं है या बहुपद क्या नहीं है। ऐसा कोई हम उदाहरण देखना चाहें तो हम किस तरह की चीजें ले सकते हैं, जैसे x की घात हमने यहाँ पे माइनस की कर दी, तो ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से अगर बटे में चर संख्या जा रही है, 1 बटे में y माइनस वर्गमूल 3 है, तो ये भी चर संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक। इन दोनों में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुपद का मान, हम इसे एक उदाहरण से समझें। हमने कोई बहुपद ले लिया है px, यहाँ पर हमने कोई बहुपद ले लिया है gx। हम बहुपद को किसी भी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, px, gx, qx, rx, कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी पर है। हमने इसको px का नाम दे दिया, ये एक बहुपद है और हमें इसका मान देखना है। मान लीजिए हमने x को रख दिया है 1, हमें जिस बिंदु पर मान देखना है वो हम स्वयं चुनते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें अपने सवाल के हिसाब से सही लगे। तो यहाँ हमने x को 1 ले लिया। जब हमने x को 1 लिया तो देखिए यहाँ px है, अब x की जगह पर हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 1 रख दिया जाए। जहाँ जहाँ बहुपद के अंदर x है वहाँ वहाँ पर 1 रख दिया जाए। अब 1 का घन करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, ये गुना हो रहे हैं तो भी वही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितनी संख्या बन गई, ये माइनस का 4 और ये 3, माइनस का 7। शून्य के अंदर हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं है। मान के लिए तो हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं, हम जिसका चाहे मान निकाल सकते हैं, लेकिन शून्यक के मामले में ऐसा नहीं है। शून्यक जो है वो निर्धारित है, उसके बहुत सारे आंसर नहीं होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर ये बहुपद देख रहे हैं, इस बहुपद के अंदर इसके 2 शून्यक हैं। शून्यक यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें x की जगह रखने पर पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाता है। हम यहाँ x का क्या मान रखें कि सारा का सारा उत्तर जो है हमारा वो 0 बन जाए। तो देखिए हम यहाँ पे रख के देखते हैं, हमने रख दिया x की जगह पर 2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हमने 2 रख दिया। तो ऐसा करने पर हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया, 0। x का वो मान जिसको रखने पर बहुपद का आंसर 0 आ जाए, पूरी सॉल्व होने के बाद 0 आ जाए, वो क्या है, शून्यक है। तो इस वाले उदाहरण में 2 जो चल रहा है वो शून्यक चल रहा है। इसी तरह से अगर हम इसमें x को 5 रखकर देखें, तो हमने यहाँ 5 रखा, जहां भी x था इसको हल करने पर यहां से भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 5 भी इसका एक शून्यक है। ऐसी संख्या जिसको बहुपद में रखने से पूरा बहुपद शून्य के यानी 0 के बराबर हो जाए, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद के शून्यक निश्चित होंगे, जबकि मान जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग निकाले जा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितनी बार हम x बदलेंगे उतनी बार एक नया मान हमारे पास आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि शून्यक का मतलब है जो आंसर 0 दे दे, जिसको x की जगह रखने पर आंसर 0 आ जाए, वो क्या है, शून्यक है। इसी तरीके से हम और उदाहरण ले सकते हैं। यदि कोई रैखिक बहुपद है, किसी भी रैखिक बहुपद के लिए, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, अगर कोई भी रैखिक बहुपद है, हमने उदाहरण के तौर पर ले लिया, इसका शून्यक हमें निकालना है। हमने इसको क्या किया, 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर कर देने पर
ये हमारे पास संख्या आ गई, यानी ये एक ऐसी संख्या है जिसको x की जगह पर रखें तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये शून्यक हमने ज्ञात किया। किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है, उसको 0 के बराबर कर दीजिए और वहां से x का मान निकाल दीजिए। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी रैखिक बहुपद के लिए केवल एक ही शून्यक होता है। किसी भी रैखिक बहुपद के लिए केवल एक ही शून्यक जो है वो होता है। केवल एक शून्यक होगा किसी भी रैखिक बहुपद के लिए, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं। जितनी घात है ज्यादा से ज्यादा उतने शून्यक हो सकते हैं, उससे ज्यादा शून्यक किसी भी बहुपद के लिए नहीं होंगे। तो इसी को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद है ग्राफीय निरूपण। किसी भी बहुपद का ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफ के तौर पर यदि हम प्रदर्शित करें तो क्या होगा। हमने इसके लिए कोई रैखिक बहुपद ले लिया। सबसे पहले कोई रैखिक बहुपद है। जब रैखिक बहुपद को हम बनाते हैं तो ये हमारे पास ये सीधी ऊर्ध्वाधर हमारे पास रेखा होती है x अक्ष और y अक्ष को दिखाने के लिए। अगर हमें ग्राफ के माध्यम से देखना हो कि कितने जो हैं शून्यक हैं, तो हम जितनी बार हमने एक इस तरह से ग्राफ बनाया है, ये किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ होगा। आपको मालूम है कि किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा होती है। रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी सरल रेखा होती है। एक सीधी लाइन जा रही है, कहीं से भी जा रही है, वो क्या हुआ, रैखिक बहुपद का ग्राफ होगा। अब जैसे ये जा रही है, अब ये इस x अक्ष को कहाँ पर काट रही है, केवल इस एक बिंदु पर काट रही है। ये जो x अक्ष जिस बिंदु पर कट रहा है वही उसका क्या है, शून्यक है। कोई भी सरल रेखा किसी भी रैखिक बहुपद की अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो एक बिंदु पर काटेगी x अक्ष को। जहां पर काट रही है वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। इसी तरह से अगर कोई द्विघाती बहुपद हुआ, अब द्विघाती बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे। द्विघाती बहुपद, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ किस प्रकार होता है, लगभग ये हमारा ऐसे इस आकृति का होता है, पैराबोला कह देते हैं हम इसको। तो ये इस तरह की आकृति का जो है होता है। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ। तो इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद है उसका एक शून्यक है, तो ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष को एक जगह पर काटेगा। अगर द्विघाती है तो उसके दो शून्यक होंगे, यानी x अक्ष जो है वो दो बिंदुओं पर कट रहा है या प्रतिच्छेद हो रहा है। तो जितनी बार घात होगी उतने शून्यक है, उतनी बार ही कोई भी अक्ष जो है वो प्रतिच्छेदित होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा x अक्ष की बात हो। अगर हमारा जो समीकरण चल रहा है वो y के रूप में चल रहा है तो y अक्ष एक बार प्रतिच्छेद होगा। जो भी हमारी चर संख्या है हम उस चर संख्या के आधार पर देखते हैं। जो भी हमारे पास चर संख्या है उसके आधार पर देखते हैं। x है तो x कितनी बार कट रहा है, प्रतिच्छेदित हो रहा है। अगर y की बात हो रही है, y के अंदर हमारे पास बहुपद दिया गया है तो y कितनी बार प्रतिच्छेदित हो रहा है, ये हमें इसके अंदर देखना है। इस प्रकार से हमारे पास जो ये प्रतिच्छेदन है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रतिच्छेद होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई शून्यक हो ही ना, यानी हमारे को इक्वेशन तो दे दी है y में और पूछ रहे हैं हमसे x का शून्यक। अगर x का शून्यक पूछ रहे हैं तो y कटेगा, x तो कटेगा ही नहीं। जिसका शून्यक पूछा है समीकरण उसी में होना चाहिए, बहुपद उसी में होना चाहिए। अगर बहुपद y का चल रहा है और x अक्ष पर पूछ रहे हैं कि कितने शून्यक होंगे, तो x अक्ष पर कोई शून्यक नहीं होगा। y पर एक शून्यक है लेकिन x पर कोई शून्यक नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए जो है आपको पहली प्रश्नावली करनी है। पहली प्रश्नावली में यही पूछा गया है कि कितने जो है शून्यक हो सकते हैं। ग्राफीय निरूपण के आधार पर पूछा गया है पहली प्रश्नावली में, तो उसको देख प्रश्नावली 2.1 देखेंगे कि उसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है।
अब इसमें हमसे शून्य पूछे गए हैं, तो देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई। एक्स अक्ष कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं हो रहा, कहीं पर भी एक्स को कोई लाइन नहीं काट रही, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, जीरो। इसके जो है जीरो शून्यक है, कोई भी शून्यक इसका नहीं है। जब हमने दूसरा देखा, अब इसमें यहाँ देखिए ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसके कितने शून्यक हैं, केवल एक शून्यक है। एक्स अक्ष के लिए पूछा जा रहा है, अगर ये वाई के लिए पूछता तो इसका भी एक हो जाता, लेकिन एक्स अक्ष के लिए पूछा जा रहा है कितने शून्यक हैं। इसी तरह से इस भाग में यहाँ एक बार प्रतिच्छेद, यहाँ दूसरी बार और यहाँ तीसरी बार, तो इसके कितने शून्यक हो गए, ग्राफ को देखने पर पता लग गया कि इसके 3 शून्यक हैं। जब हमने इसको देखा तो यहाँ पर ये 2 बार प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसके 2 शून्यक हैं। अब इसे हमने देखा कि यहाँ पर एक्स अक्ष जो है वो 4 बार प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसके 4 शून्यक हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 बार प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसके 3 शून्यक हैं। यानी कि एक्स अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेदित हुआ है उतने ही शून्यक जो है उसके होंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में कौन से अक्ष को पूछा जा रहा है और कौन सी चर संख्या दी गई है, उसी के आधार पर जो शून्यक है वो देखे जाते हैं। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर।